आऊज़ बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक आउटलाइन इन पीएमएस ऐसे, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा अगर आप लोग पीएमएस के ऐसे में आउटलाइन नहीं देते तो क्या ऐसे आपका पास होगा या नहीं। ये तमाम सवालात और ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले फ्रेज फॉर्म में आपने क्या करना है, आउटलाइन को लिखना है। मतलब सेंटेंस की सूरत में नहीं लिखना बल्कि फ्रेज की फॉर्म में, क्योंकि सेंटेंस की फॉर्म में एक तो वक्त ज़्यादा लग जाता है और दूसरा आपकी ग्रामर की मिस्टेक निकल आई तो आपको एग्जामिनर वहाँ पर ही फेल कर सकता है। तो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने फ्रेज फॉर्म में इंग्लिश ऐसे को लिखना है। अब आपको ये बता दूं कि फ्रेज फॉर्म में आपका वक्त बहुत कम लगता है, ठीक है। लेंथ ऑफ आउटलाइन, आपकी इंग्लिश ऐसे में आउटलाइन की लेंथ 2 पेजेस और 1.5 पेजेस पर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, ठीक है। टोटल आपके 2 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। आउटलाइन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 1.5 आपका तकरीबन होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। और कम से कम 1 पेज, ठीक है, आउटलाइन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन, जी हाँ जी, ये बहुत ही अहम है कि आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर या तो फ्रेज की सूरत में लिखना है या फिर आपने किसकी सूरत में लिखना है जी, आपने सेंटेंस की सूरत में लिखना है। अगर आप एक एक जुमला फ्रेज के फॉर्म में लिख रहे हैं तो दूसरा भी आपने फ्रेज की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब मुकम्मल आउटलाइन आपकी या तो फ्रेज की फॉर्म में होनी चाहिए या किसकी शक्ल में होनी चाहिए, सेंटेंस की। और मेक रफ आउटलाइन, आपने लास्ट पेज पे जाना है, वहाँ पर पहले रफ आउटलाइन लिखनी है, चाहे आपको ऐसे मुकम्मल आता है, ठीक है। आपने रफ आउटलाइन बनानी है। फिर उसके बाद नीट, नीट में क्या करना है, कौन सी तब्दीलियाँ करनी है, ये मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेक हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग क्या है, हेडिंग आपको बता दूं कि आप मेन हेडिंग जो लिख रहे हैं, मतलब आप इफ़ेक्ट्स पर की पॉइंट लिख रहे हैं तो ये आपकी मेन हेडिंग होगी। इफ़ेक्ट पर आपने की पॉइंट 3 देने हैं, 2 देने हैं, ये आपकी सब हेडिंग है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने हर की इंट्रोडक्शन के अलावा हर की पॉइंट की हेडिंग भी बनानी है बॉडी के अंदर और सब हेडिंग भी बनानी है, ठीक है। मेक 7 हेडिंग इन एन ऐसे, हम हाँ जी, कि आपने मेन हेडिंग की तादाद कितनी रखनी है, 7। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो लाजमी है, 5 आपने बॉडी पैराग्राफ लिखनी है। मतलब 5 आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए, उनमें सब हेडिंग्स की तादाद तकरीबन 5 × 2 कर दे तो 10 होनी चाहिए। 10 सब हेडिंग्स और 5 तकरीबन उसमें मेन हेडिंग होनी चाहिए। अगर आप लोग 7 नहीं लिख सकते तो आपने 5 लास्ट भी लिख ली है। और 5 में ये याद रहे 3 बॉडी मेन हेडिंग आएंगी और 6 उसके अलावा सब हेडिंग आएंगी, ठीक है। आगे मेन 3 सब हेडिंग्स इन अ मेन हेडिंग, हाँ जी, कि आपने 3 सब हेडिंग्स लिखनी है मेन हेडिंग के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने कहा कि आपने इफ़ेक्ट वाला कि इफ़ेक्ट वाली मेन हेडिंग पकड़ी है, लिखी है, तो उसमें आपने 3 इफ़ेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने, 2 या 3, ठीक है। और एच हेडिंग एंड सब हेडिंग शुड हैव 4 to 5 वर्ड्स। फ्रेज की फॉर्म में आपने लिखी है हेडिंग, सब हेडिंग भी, मेन हेडिंग भी, तो उसमें फ्रेज की फॉर्म में 4 से 5 अल्फाज आने चाहिए। इससे ज़्यादा वो अल्फाज हो गए तो वो सेंटेंस बन जाएगा। आपने इस चीज़ से बचना है क्योंकि आपने फ्रेज की शक्ल में सारी आउटलाइन लिखी है, तो आपने आगे सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखनी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अगेन वीडियो वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं जी, अगर आप लोग इससे भी आसान तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। मैं आपको 6 डिस्क्रिप्टिव ऐसे दूंगा। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पढ़ाते हैं, जैसे कि वूमेन के टॉपिक पर ऐसे आता है, ठीक है, एजुकेशन के टॉपिक पर ऐसे आता है,
डेमोक्रेसी के टॉपिक पर ऐसे आता है, और साइंस के मसाइल पर ऐसे आता है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ठीक है, इसके अलावा सोशल इवल्स पर ऐसे आता है जैसे कि बेरोज़गारी, महंगाई वगैरह पर। ठीक है, करंट अफेयर्स पर जैसे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। ये टॉपिक्स जो से इन्हीं में से ऐसे पूछ रहा होता है। आप 70 साल या 50 साल पेपर CSS PMS के उठा के देख लें, जितने भी कंपटीशन के इम्तिहानात हुए हैं वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लाजमी टच कर रहा होता है। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लाजमी आप तैयार करके जाएं। अब टॉपिक वाइज चीज़ों को आपने तैयार किया, तो आपको बता दूं कि मैं आपको एक ऐसे में 100 ऐसे हल करके सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। अगर आप लोग वो मेरे ऐसे के नोट्स परचेज कर लेते हैं तो आपका ऐसे का पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन रेलिवेंट तैयार करके जानी है। ठीक है, एक और दूसरी बात आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको लिखने का तरीकाकार सीखने के लिए मेरा टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा नोट्स के साथ। उसकी वजह यह है कि आपको मैंने इफ़ेक्ट्स पर 3 की पॉइंट लिखवाए हैं, कोजिस पर आपको 3 की पॉइंट लिखवाए हैं। अब आपने जो 3 लिखवाए हैं, 3 दिए हैं, तो आपने उनका जिक्र भी तो करना है ऊपर। ठीक है, अब मैं फ़र्ज़ कर लें मैं आपको 5 दे रहा हूँ, 5 में से आपने 3 तो लिखने हैं। अब जो 3 आपने लिखने हैं उनका जिक्र आपने आउटलाइन में भी करना है, इंट्रोडक्शन में भी करना है, कंक्लूजन का भी करना, कंक्लूजन में भी करना है। ठीक है, और ये याद रहे कि आपने रिपीट भी नहीं करना। एक इफेक्ट का जिक्र आपने फ़र्ज़ कर लें आउटलाइन में, तो आपने सब्जेक्ट का जिक्र करना है। ठीक है, जो आपने लिखनी है, लेकिन कंक्लूजन में और इसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन में एक एक करके लिखना है। मतलब एक का जिक्र आपने इंट्रोडक्शन में कर देना है, एक का जिक्र आपने कंक्लूजन में कर देना है, बाकी सारे आपने आउटलाइन में जिक्र करना है। अब हर की पॉइंट का यही हिसाब है, कोशिश है, सोल्यूशन है, तो उसका भी यही हिसाब होगा। तो ये ट्रेनिंग मैं आपको किधर सिखाऊंगा? अपने टेस्ट सेशन में। सीक्वेंस ऑफ आउटलाइन, आपने इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ में तरतीब आपने रखनी है, फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। अब ये ना हो कि आप कंक्लूजन सबसे पहले लिख रहे हैं और इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन आखिर पे लिख रहे हैं, ये गलत है। डू नॉट राइट वर्ड्स, आपने कभी भी अल्फाज नहीं लिखने, फ्रेज लिखने हैं। अब फ्रेज का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप खाली एक लफ्ज़ लिखें और आपका जौन सा ऐसे है वो फ्रेज बन जाएगा, तो नहीं, ऐसे की आउटलाइन। ठीक है, तो ये इस चीज़ से आपने बचना है। ये कन्फ्यूज़न आपने क्रिएट नहीं करनी आउटलाइन के अंदर कि आप वर्ड लिख रही हैं या फ्रेज लिख रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मुकम्मल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये भी बता दूं कि अगर आउटलाइन में आपने वर्ड्स नहीं लिखने और ना ही सेंटेंस लिखनी है बल्कि फ्रेज लिखनी है। चेक द रेलिवेंसी ऑफ योर ऐसे, आपको मैंने कहा रफ आउटलाइन आपने लास्ट पेज पे लिखी है, तो आपने नीट आके नेक्स्ट फर्स्ट पेज पे क्या करना है, नीट आउटलाइन लिखनी है। उसमें जो भी पॉइंट लिखना है रेलिवेंट लिखना है, इम्प्रेसिव लिखना है। और ये याद रहे कि आउटलाइन में जितने भी पॉइंट का जिक्र किया है उन सब को एक्सप्लेन भी बॉडी के अंदर करना है। अगर नहीं किया आपने तो वो आपको फेल कर लाजमी करेगा, क्योंकि आपने ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे हैं तो 3 पॉइंट आगे एक्सप्लेन भी करने हैं। तो आपने वक्त को भी मद्देनज़र रखते हुए पॉइंट लिखने हैं, उन्हीं पॉइंट को लिखें जो आप आसानी से बयान कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन में। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है। आगे नेक्स्ट बात कर दूं, पुट द स्पॉन्टेनियस पॉइंट्स इन आउटलाइन। जी, आपने ऐसे की पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, जो आपके जहन में उस वक्त आ रहे हैं। आपने फ़र्ज़ कर लें रफ में लिखे थे, आपके जहन में रेलिवेंट पॉइंट नहीं आए, लेकिन जब आप नीट लिखने बैठे तो आपके जहन में आए तो आपने फ़ौरन उनको लिखना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने अगर 3 पॉइंट का जिक्र किया तो तीनों को बयान करें, अदरवाइज़ रिस्क ना लें। अगर 2 का जिक्र किया है तो 2 ही लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से 12 के 12 समझ में आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, मुझे लाजमी दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।